हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डेविसन जर्मन का प्रयोग। पीछे वाले जो आपने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसमें आपने देखा था कि डी ब्रोगली की परिकल्पना। तो डी ब्रोगली की जो परिकल्पना थी उसमें क्या था? उसमें यह था कि यदि कोई द्रव्य है यानी कि कोई मैटर है, यदि वो गतिशील अवस्था में है तो उससे तरंग उत्सर्जित होती है और उनकी आपने तरंगदैर्ध्य भी ज्ञात की थी। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के लिए आपने इन सब के लिए आपने तरंगदैर्ध्य ज्ञात की थी। बट जो डी ब्रोगली ने जो हमें बताया था वो कोई प्रैक्टिकल करके नहीं बताया था, वो ओनली वो उनकी एक थ्योरी थी, उनकी थ्योरी के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया था। ठीक है, और उनकी जो तरंगदैर्ध्य वो ज्ञात की थी, बट उन्होंने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। बट यहाँ पर हम उसी के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहे हैं, यानी डेविसन एंड जर्मर का प्रयोग। डेविसन एंड जर्मर का प्रयोग क्या है कि ये इस बात को सिद्ध करेगा कि जो आपके पास में जो द्रव्य है, द्रव्य पदार्थ है, उनसे उत्सर्जित होने वाली जो तरंगे हैं और उन तरंगों की प्रकृति, यदि उनकी प्रकृति तरंग है तो उनकी जो तरंगदैर्ध्य हो किस प्रकार से हम सेटिस्फाई करेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि डेविसन जर्मर प्रयोग द्रव्य तरंगों से उत्सर्जित होने वाली जो तरंगे हैं उनके तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए काम आएगा। ठीक है, इसके लिए हमने एक सेटअप बना रखा है, यानी कि जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसमें कौन कौन से उपकरण हमारे पास में काम आ रहे हैं उनका हमने एक सेटअप बना रखा है। उस सेटअप को आप सबसे पहले इस प्रकार से समझें। ठीक है, मुख्य रूप से इसके 3 भाग हैं। मुख्य रूप से इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं वो देखें आप। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉन गन, नंबर 2 है लक्ष्य और नंबर 3 है संसूचक, डिटेक्टर। ठीक है, तो यहां पर आप देखें एक चीज, यहां पर आपको ये वाला जो सेटअप दिख रहा है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक पूरा ये वाला सेटअप, ये जो पूरा सेटअप है, इस सेटअप का नाम है इलेक्ट्रॉन गन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन गन। और यहाँ पे जो आपको जो सेटअप दिख रहा है, ये वाला सेटअप क्या कहलाएगा? आपका लक्ष्य। और ये वाला जो एक सेटअप आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार से चारों तरफ है, ठीक है, तो ये क्या आपका संसूचक है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा वो सीधी सीधी बात कर रहे हैं हम फिलहाल। पहली बात यह है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां जाएगा? अपने लक्ष्य तक जाएगा, यहां से टकराएगा। ठीक है, यानी कि यहां से इसका क्या होगा? विवर्तन होगा और विवर्तन होने के पश्चात ये इधर उधर चारों दिशाओं में फैल जाएगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? प्रकीर्णन होगा। ठीक है, तो प्रकीर्णन होगा कहाँ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा आ रहे हैं, कहाँ कम आ रहे हैं, उसके लिए हमारे पास में एक संसूचक होता है जिसको हम वृत्तीय पैमाने पर इस प्रकार से चारों तरफ घुमाकर पता कर लेते हैं कि किस एंगल पे, यानी कि किस एंगल पे जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा सेटअप है उस सेटअप की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास में ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये तो इलेक्ट्रॉन गन को मैंने ऐसे ऊपर रखा है। फिर यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर मान लीजिए कि ये लक्ष्य है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे इस लक्ष्य पर आएगा, ठीक है, अब इस पर गिरेगा तो इस पर गिरने के पश्चात ये विभिन्न दिशाओं में इस प्रकार से फैल जाएगा। तो इसके चारों ओर इस प्रकार से क्या वृत्तीय पैमाना है, ठीक है, एक वृत्ताकार पैमाना है और उस पर हम एक जो आपके पास में जो संसूचक आयनन कक्षक है इसको हम इसके चारों ओर इस प्रकार से घुमा सकते हैं अलग अलग एंगल पर। ठीक है, और वैसे बच्चों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें एक ग्राफ आएगा। इसमें क्या आएगा? एक ग्राफ आएगा और फिजिक्स का ये पहला ग्राफ होगा। मैथमेटिक्स में आप इसको पढ़ चुके होंगे, ठीक है, बट फिजिक्स का क्या होगा? ये पहला ग्राफ होगा और ये ग्राफ है रेडियल ग्राफ, रेडियल कर्व है। ठीक है, रेडियल कर्व है या पोलर ग्राफ, या इसको हिंदी में बोले तो ध्रुवीय ग्राफ बोलते हैं, ध्रुवीय ग्राफ। ठीक है, तो ध्रुवीय ग्राफ किस प्रकार से खींचे जाते हैं उनकी भी हम इस टॉपिक में बड़े ही आसानी से डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक का जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि ये ध्रुवीय ग्राफ यानी कि रेडियल कर्व किस प्रकार से हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये वहां तक आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को बीच में आपको स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनते रहे आप। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या यूज कर रखा है वो मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर देखें आप। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर देखें, आपके पास में यहां पर एक टंगस्टन का फिलामेंट है, ये टंगस्टन का फिलामेंट है। ठीक है, तो टंगस्टन का फिलामेंट है, इस टंगस्टन के फिलामेंट को हम एक बैटरी से इस प्रकार से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया? एक बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने से क्या होगा? यहाँ पर इसमें धारा प्रवाहित होगी इस फिलामेंटल में, और इस फिलामेंटल पे यहाँ पे एक परत छड़ाई हुई रहती है बेरियम ऑक्साइड की, बेरियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो वो क्या होगा? जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी ये फिलामेंट क्या होगा? गर्म होगा, और गर्म होने से यहां से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्योंकि इस चैप्टर में आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ रखा है,
तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करवाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनों पे उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करवा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों पे विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करके उनसे इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करवा सकते हैं, या फिर हम किसी चालक को यदि गर्म करें तो गर्म करने यानी उसको तापीय ऊर्जा देकर भी हम क्या कर सकते हैं, उससे वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करवाने के ये तरीके हैं, ठीक है। तो उनमें से हम एक तरीका अपना रहे हैं, यहाँ से इसको बैटरी से जोड़ा, और इसकी जो खास बात ये होती है कि जो टंगस्टन का फिलामेंट है उस पर यदि बेरियम ऑक्साइड का यदि हम लेप कर दें, उसकी पॉलिश करते हैं, तो कम ताप पर ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा वो सभी डायरेक्शन में जाएगा, क्या जाएगा, चारों ओर सभी डायरेक्शन में जाएगा, उसको कोई एक रास्ता नहीं है, इधर गया उधर गया, ठीक है, प्रत्येक डायरेक्शन में गया। बट यहाँ पर हमने क्या किया, इस टंगस्टन की फिलामेंट के आगे हमने एक डायफ्राम लगा दिया। क्या, एक डायफ्राम लगा दिया। डायफ्राम मतलब इस प्रकार से एक बॉक्स है, बेलनाकार बॉक्स है, और उसका जो आगे का सिरा है बहुत ही नुकीला है, सुई की जितना बारीक है, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, बट इससे जब बाहर निकलेंगे तो उसे एक पतले से छिद्र से होकर निकलेंगे, और पतले से छिद्र से होकर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, एक ही डायरेक्शन रहेगी, यानी कि एक वे में चलेंगे, एक रास्ते पर चलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का हमने एक यहाँ पे सेटअप बना रखा, उसका क्या नाम है, डायफ्राम है। तो डायफ्राम में इलेक्ट्रॉन इधर उधर कैसे भी किधर भी जा रहे हैं, बट इससे जब बाहर निकलेंगे तो उनको एक ही डायरेक्शन मिलेगी, और ये जो डायरेक्शन है वो सीधी कहां पर पहुंच रही है, इलेक्ट्रॉनों की निकल क्रिस्टल पर, यानी कि उनके लक्ष्य पर, यानी यहां तक जाएंगे। तो उससे पहले आपको एक बात और समझनी है कि डायफ्राम को हम क्या कर देते हैं, एक उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ देते हैं, एक उच्च विभव वाली बैटरी से उसको संयोजित कर देते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो बैटरी लगा रखी है इसका वोल्टेज ज्यादा है, और इसका जो पॉजिटिव सिरा है वो इस डायफ्राम से जोड़ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इसको हमने प्लस से संयोजित कर रखा है, तो ये जो प्लस है इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और कहने का मतलब है ये वाला पॉजिटिव सिरा इस इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा, और एनर्जी कितनी देगा, ईवी देगा। ऊर्जा कितनी होती है, ईवी देगा, काइनेटिक एनर्जी ईवी देगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले सिरे से ऊर्जा प्राप्त करके और यहाँ इस डायफ्राम से क्या होंगे, त्वरित होंगे। त्वरित का मतलब है यहाँ पर अच्छे से गति करेंगे, अच्छे से गतिशील अवस्था उनको मिलेगी, यानी उनकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर तो इस डायरेक्शन में सीधे यहाँ पर मूव करेंगे, और जैसे यहाँ से निकल क्रिस्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आप इसको और समझें, ठीक है। तो निकल क्रिस्टल, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई एक परमाणु है, यहाँ पर इस परमाणु से टकराकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो रहे हैं, प्रकीर्णित हो रहे हैं, और मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है या वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपतित हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक बार इन दोनों पॉइंटों को दोबारा रिवीजन कर रहा हूं। आपको लिखना क्या, ये तो समझने का तरीका, लिखना है क्या आपको, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन को बनाने के लिए एक टंगस्टन का एक फिलामेंट लेते हैं जिसमें बेरियम ऑक्साइड का लेप किया हुआ होता है, उसको एक निम्न विभव वाली बैटरी से संयोजित कर देते हैं, और इसको एक डायफ्राम, इस टंगस्टन की फिलामेंट को एक डायफ्राम में व्यवस्थित करते हैं, और डायफ्राम का एक सिरा है उच्च विभव वाली बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन त्वरित हो सके, ठीक है। और इससे सीधे इलेक्ट्रॉन निकलकर लक्ष्य पर आपतित होते हैं, लक्ष्य पर आपतित होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम निकल क्रिस्टल की। निकल क्रिस्टल की, तो निकल क्रिस्टल क्या है, आपका लक्ष्य है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन पुंज है इससे टकराएंगे, तो ये जो आपका जो निकल क्रिस्टल है, जो मैंने यहाँ पे ये दर्शा रखा है, ये वाला जो भाग है निकल क्रिस्टल का है, तो ये निकल क्रिस्टल है, ये क्या करेगा कि विवर्तन ग्रेटिंग की भांति व्यवहार करेगा। विवर्तन ग्रेटिंग की भांति व्यवहार करने का मतलब यह है कि यहाँ पर इसकी जो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो तरंगदैर्ध्य होगी, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य होगी उनकी कोटि एक ही होगी, यानी कि इनकी कोटि क्या होगी, एक ही होगी। यानी जो अवरोधक और आपके पास जो द्वारक बन रहे हैं यहाँ पर निकल क्रिस्टल में, वह है इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्ध्य होगी उसकी कोटि के ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो निकल क्रिस्टल है इससे विवर्तन हो सकेगा इलेक्ट्रॉनों का आसानी से। अब यहाँ पर इस निकल क्रिस्टल में आपको समझने वाली जो एक बात है वो देखें। मान लीजिए कि आपके पास में निकल क्रिस्टल है और इसमें इस प्रकार से विभिन्न लेयर है, ठीक है। ये निकल क्रिस्टल है पूरा, और इसमें विभिन्न लेयर हैं, और यहाँ पर मान लीजिए परमाणु इसमें जो इस प्रकार से व्यवस्थित है, इसमें जो परमाणु है इस प्रकार से व्यवस्थित है, ठीक है। तो ये दो परमाणु के बीच की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल डी से, ठीक है। तो दो परमाणु के बीच की दूरी जो होती है निकल क्रिस्टल के लिए वो होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम, 2.15 एंगस्ट्रॉम। और
दो तलों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो दो तल हैं, दो तलों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको मैं लिख रहा हूँ स्मॉल डी से। इसकी वैल्यू होती है 0.91 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो मटेरियल दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो ये द्वारक है या अवरोधक की बाकी व्यवहार करेगा, इधर जो द्वारक या अवरोधक बाकी, यानी कि इन दो परमाणु के बीच में जो गैप है वो कितना है, यानी एंगस्ट्रॉम कोटि का है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो भी यदि इस कोटि की है तो उसका आसानी से क्या हो जाएगा, विवर्तन हो जाएगा, अन्यथा तो नहीं होगा। ठीक है, तो बट निकल क्रिस्टल के लिए ये वाले दो मान है वो आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, और एक आपको पढ़नी पड़ेगी ब्रेग समीकरण। ब्रेग समीकरण, ठीक है, तो ब्रेग समीकरण क्या होती है, इस फॉर्मेट में मैं लिखूं तो उसको हम लिख सकते हैं d sin थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, और यदि मैं इस फॉर्मेट में लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं 2d sin n लेमडा। यहाँ पे थीटा, ये वाला थीटा जो यहाँ जो थीटा काम कर रहा है वो वाला थीटा यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला एंगल दूसरा होगा, इसको यदि हम फाई से लिखना चाहें तो उचित होगा। दोनों में कुछ आप अंतर कर पाए, ये आपको आगे जाकर कंफ्यूज कर सकते हैं। ज्यादातर बच्चे इन दोनों इक्वेशन को समझ नहीं पाते, मैं अभी कह रहा हूँ, समझ नहीं पाते हैं। ज्यादातर बच्चे इस वाले इक्वेशन का रट्टा लगा लेते हैं या इस वाले इक्वेशन का रट्टा लगा लेते हैं, दोनों में से किसी एक का रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपको रट्टा नहीं लगाना है। यदि ये वाली इक्वेशन यदि आप काम में ले रहे हैं तो सीधा वाला ये वाला एंगल काम में ले थीटा। ठीक है, और यदि आप ये वाली इक्वेशन काम में ले रहे हैं, ये वाली इक्वेशन काम में ले रहे हैं, जो फाई है वो क्या है, वो फाई ये है, यानी कि ये वाली जो है ये जो जो किरणपुंज है और इसका जो निकल क्रिस्टल का जो सतह है, इन दोनों के बीच। ठीक है, तो इन दोनों में आपको फर्क चल गया होगा। यदि ये वाली इक्वेशन लगाएं तो इधर वाला एंगल आपको याद करना पड़ेगा, और यदि ये वाला यदि ऊपर वाली इक्वेशन लगाएं तो आपको ये थीटा यूज करना है। थीटा यहाँ पर क्या रहेगा, थीटा, थीटा हम कब लगाएंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस, यानी कि इस पर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आपतित हो रहे हैं, ये परावर्तित होकर इस प्रकार से जा रहे हैं। ठीक है, तब उनके बीच की दूरी क्या है, d है। तब इनके बीच का हम क्या कर लेते हैं, पथांतर ज्ञात कर लेते हैं। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पे पहुंचता है, तो इन दोनों के मध्य जो पथांतर है वो कितना हो जाएगा, n लेमडा, और ये वाली डिस्टेंस हम ज्ञात कर लेंगे, तो इस डिस्टेंस की वैल्यू होगी कितनी होगी, d sin थीटा होगी। क्या होगी, d sin थीटा होगी। और इसी प्रकार से यदि हम ये वाले दो तलों के बीच में यदि हम विवर्तन को शो करना चाहें तो दो तलों के जो बीच की डिस्टेंस वो क्या है, स्मॉल डी है, तो उसके अनुसार अब की बार जो द्वारक है वो क्या हो जाएगा, ये। वैसे आपने इससे पिछले वाले चैप्टर में विवर्तन के बारे में देखा था, मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए पिछले वाले चैप्टरों में कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट एग्जाम में आपको इतना कुछ लिखना नहीं होता है, इतना ज्यादा कुछ नहीं होता है, ओनली रट्टे रटाई बात समझनी होती है। यदि आपको मुझे रट्टा लगवाना है, डायरेक्ट यदि आपको याद करवाना है तो चुटकी बजाते ही मैं आपको याद करवा सकता हूँ, बट मेरी ये मतलब कि ऐसी सिद्धांत नहीं है मेरा कि मैं बच्चों को रटाऊं। मैं बच्चों को फुल एक्सप्लेन करके ही समझाऊंगा आपको मैं, कि ताकि आपको हकीकत क्या है वो समझ में आए। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे कि इससे पहले वाले चैप्टर में आपने विवर्तन के बारे में देखा था। ये यहाँ पर इन दोनों की जो मध्य की जो डिस्टेंस है वो आपने मान रखी थी a, और फिर आपने यहाँ पर कुछ यहाँ पे विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया था इस प्रकार से। ठीक है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त किया था, और विवर्तन प्रतिरूप में यदि आपने यहाँ पे पथांतर देखा था तो पथांतर यदि किसी कोटि के लिए n लैम्बडा इज इक्वल टू आपने लिखा था a sin थीटा। क्या लिखा था, n लैम्बडा इज इक्वल टू a sin थीटा। तो उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करके उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेग समीकरण बोल रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेग समीकरण बोल रहे हैं। तो ब्रेग समीकरण क्या, यहाँ पे आपका पथांतर है, और ये पथांतर ये वाली डिस्टेंस यदि हम ज्ञात करें थीटा के रूप में तो क्या आएगी, d sin थीटा आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये a का स्थान कौन ले रहा है, यहाँ पे d ले रहा है, तो इस वाले फॉर्मेट में यदि हम विवर्तन समझाना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और, निकल क्रिस्टल के लिए कैपिटल D का मान तो आपने जान लिया, यानी दो परमाणु के बीच की ये वाली दूरी, एक ही तल में दो परमाणु के बीच की दूरी, और स्मॉल d क्या है, दो विभिन्न तलों के बीच की दूरी क्या है, ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों में से थोड़ा आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बट ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई इसका उपाय नहीं है, वीडियो आप बार बार पीछे जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और फिर भी यदि आपसे कोई बात नहीं बनती है तो मैं सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ, वो 12th स्टैंडर्ड के लिए उतनी बातों को आप याद रखें। तो निकल क्रिस्टल का काम यही है, आपको इसमें एक्सपेरिमेंट भी इतना ही लिखना है कि निकल क्रिस्टल के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, विवर्तित होंगे, विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे, बस इतना ही लिखना है। फिर हम बात करते हैं नंबर 3 संसूचक की। संसूचक या संसूचन दोनों बोल सकते हैं, डिटेक्टर इंग्लिश में बोले तो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक वोल्टेज फिक्स कर दिया, वोल्टेज फिक्स किया, वोल्टेज फिक्स करने के पश्चात यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और विभिन्न दिशाओं में फैल रहे हैं।
हमें क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ज्यादा जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा होगी, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसकी हम पहचान करेंगे डिटेक्टर से, यानी कि आयनन कक्ष से करेंगे, संसूचक से करेंगे। हम क्या करेंगे, इस संसूचक को इस प्रकार से वृत्तीय पैमाने पर धीरे धीरे इसको जगह जगह इसमें घुमाएंगे, जगह जगह उसको रोक के देखेंगे, और ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से एंगल पे सबसे ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये इलेक्ट्रॉनों की गिनती कैसे करेगा भाई? इसमें हमने कोई काउंटिंग मशीन थोड़ी लगा रखी है, बट हमने एक ऐसा सिस्टम इसमें बना रखा है, इसमें आयनित गैसें हम भर देते हैं। इसमें हम CO2 या SO2 इस प्रकार की आयनित गैसें इसमें हम भर देते हैं। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा तो यहाँ पे जो धनायन ऋणायन है उनकी संख्या में वृद्धि होगी, और उनकी संख्या में वृद्धि होगी तो धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रोमीटर या इसको धारामापी बोल सकते हैं। तो ये धारामापी हमें क्या बताएगी, ज्यादा धारा बताएगी, या इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं तो कम धारा बताएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस यहाँ पे आकलन कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा सुनिए इसको। हम क्या करते हैं, संसूचक को जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको रोका, ठीक है, यहाँ पे रोका, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर धारा होगी। अब कम होगी ज्यादा होगी तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए पता चलेगा। मान लीजिए यहाँ पे तीव्रता मान लीजिए कि 5 है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको आगे खिसकाया, अब तीव्रता हो गई इसमें 3 हो गई, यहाँ धारा का मान कुछ कम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ के मुकाबले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, कम विवर्तित होकर आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कम आ रहे हैं इस एंगल पर। ठीक है, तो इस प्रकार से जगह जगह रोक के हम एक पूरा स्टडी कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, दोबारा यहाँ से वोल्टेज चेंज करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज इसको देते हैं, और इस प्रकार से अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग तरीके से इसको बार बार घुमाकर हम रीडिंग लेते हैं, और लास्ट में जो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आता है उसकी हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी जो रेंज रहेगी वोल्टेज, इस बैटरी के द्वारा जो वोल्टेज है वो चेंज करने की जो रेंज रहेगी वो रहेगी 44 वोल्ट से 64 वोल्ट, और कुछ बुक्स में आपको ये ऐसा भी मिल जाएगा 48 वोल्ट से 64 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो है कि डेविसन और जर्मन दो अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो रेंज ली इस ये वाली रेंज ली, और अलग अलग इन्होंने इस प्रकार से अलग अलग वोल्टेज प्राप्त करके यहाँ पर कुछ ग्राफ बनाए। उन ग्राफ में आपको विवर्तन को समझने की आपको सहायता मिलेगी, देखते हैं। ठीक है, तो अब जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं उसके लिए आप देखेंगे कि ध्रुवीय आरेख क्या होते हैं। ध्रुवीय आरेख, ध्रुवीय इधर मैं ले रहा हूं आपतित किरण पुंज की दिशा, आपतित किरण पुंज की दिशा। ठीक है, और इधर मैं ले रहा हूं वोल्टेज। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहां पर सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने यहां पे 0 डिग्री रखा, तो मैं यहां पर इसके साथ में आपतित इस ग्राफ में यहां पे मैं 0 डिग्री का एंगल बनाया, यहां पर आया। फिर मान लीजिए मैंने 20 डिग्री का एंगल बनाया, फिर मान लीजिए मैंने 30 डिग्री का एंगल बनाया, 40 डिग्री का एंगल बनाया। इस प्रकार से हम इसमें बहुत सारे यहाँ से 0 से लेकर 90 तक इस प्रकार से बहुत सारे लाइनें खींच लेते हैं, लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, हमने देखा कि ये जो लाइन है वो मान लीजिए कि 20 डिग्री पर है, थीटा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री है, और 20 डिग्री पर यहाँ पे जो तीव्रता उत्पन्न हुई इसमें आयतन संसूचक में वो मान लीजिए कि 5 है। तो 5 मान लीजिए कि यहाँ से मैंने इसको मेजरमेंट किया, यहाँ से लेकर इस लाइन पे 5, इस लाइन पे मैंने 5 मेजरमेंट किया, तो यहाँ पे मैंने इस प्रकार से लिख दिया। फिर मैंने जो एंगल है वो कुछ बढ़ा दिया, और मान लीजिए कि मैंने एंगल कर दिया 40 डिग्री। अब 40 डिग्री पर मान लीजिए इसकी जो तीव्रता है वो मान लीजिए कि 6 है, यानी इससे कुछ ज्यादा ही। तो यहाँ पे मैंने ये 5 मेजरमेंट इसी प्रकार से स्केल से मैं इस पर मेजरमेंट कर लूंगा 6, मान लीजिए कि यहाँ पर आएगी। फिर मान लीजिए कि 50 डिग्री पर आया, तो 50 डिग्री आपने मेजरमेंट किया, तो इसकी मान लीजिए कि तीव्रता कुछ ज्यादा हो गई, इसकी 7 हो गई। फिर आपने इसको 60 डिग्री पे किया, तो इसकी तीव्रता मान लीजिए कुछ 4 हो गई। फिर आपने इसको और कम किया, मान लीजिए कुछ ज्यादा हो गई या कुछ और कम हो गई। फिर आपने और देखा तो इसकी तीव्रता कुछ बढ़ गई। इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि आपतित किरण पुंज की वाली जो दिशा है इसके साथ जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम यहाँ पर इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पहले 20 डिग्री पे इसको रखा था, 20 डिग्री पे फिर यहाँ पे मैंने इंटेंसिटी चेक की, 5 आई, 6 आई, 7 आई। वो इंटेंसिटी इस लाइन पर हम स्केल से इसको मेजरमेंट करके यहाँ पर हम एक उचित पैमाना लेकर वहाँ पे अंकित कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग एंगल पे आपने इसको जांचा होगा, उतने ही यहाँ पे हम एंगल इतने लाइनें खींचते रहेंगे, और वहाँ पे जो इंटेंसिटी आती है उसको उस लाइन पे हम यहाँ से मेजरमेंट इस प्रकार से कर लेंगे। यानी इस लाइन का कोई रोल नहीं है, इस लाइन का कोई रोल नहीं है, ओनली इस लाइन का रोल यही है
कि हम एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इसके सापेक्ष हम एंगल मेजरमेंट करें, ये वाला एंगल मेजरमेंट करें, ये वाला एंगल मेजरमेंट करें, ये वाला एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। तो इंटेंसिटी आपने चेक कर लिया, फिर हम क्या करते हैं, इन सभी ग्राफ को इस प्रकार से मिला देते हैं, जैसे मैं इसको मिला रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में इस प्रकार से ये जो वक्र बन गया, ये वाला जो वक्र है वो क्या कहलाएगा, ध्रुवीय आरेख या पोलर ग्राफ या रेडियल कर्व है, क्या कहलाएगा, रेडियल कर्व है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे ग्राफ के अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और वहां पर आपको देखना है कि इंटेंसिटी आपको कहाँ पर कुछ ज्यादा मिल रही है, कहाँ पर कम मिल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ से जो वोल्टेज वाला लाइन है वो 40 से लेकर 64 तक अलग अलग मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो देख लीजिए आप भी। इसको मान लीजिए कि हम 48 वोल्ट पे कर रहे हैं, इसको मान लीजिए कि हम 50 वोल्ट पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको 54 वोल्ट पे कर रहे हैं, और यहाँ पर हम मान लीजिए कि 64 वोल्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। इधर जो रहेगी वो क्या रहेगी, आपतित किरणपुंज की दिशा, आपतित किरणपुंज की दिशा, ठीक है। अब हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखिए, तो मान लीजिए ये ग्राफ ऐसे मिला आपको, ये वाला ग्राफ है कुछ ऐसा मिला, और ये वाला जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से मिला, और ये वाला ग्राफ मान लीजिए ऐसे मिला, ठीक है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न आपको ये ग्राफ मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आपने यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आपने एंगल चेक किया, मान लीजिए 48 है, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी मान लीजिए आपको इतनी मिल रही है, तो यहाँ पे एंगल किया तो मान लीजिए 46 है, यहाँ पे आपको एंगल मान लीजिए 45 पे मिल रहा है, यहाँ पे जो मतलब ज्यादातर सबसे ज्यादा जो एंगल मिला आपको यहाँ पे मिला, ये वाला एंगल क्या होगा, 50 डिग्री होगा, कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको इस प्रकार से ग्राफ खींचने हैं, ठीक है। बट हमारे जो ग्राफ काम में आएगा, ओनली ये अकेला ही ग्राफ काम में आएगा, ओनली यह ग्राफ ही आपके काम में आएगा, क्योंकि ये वाले ग्राफ हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आपको जो इंटेंसिटी मिल रही है वो 54 वोल्ट और 50 डिग्री पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी संख्या वो सर्वाधिक है। यानी कि इसको यदि हम यहाँ पे एंगल वाला एंगल मेजरमेंट करें तो ये 50 डिग्री, और 50 डिग्री यहाँ से जो हम इसको वोल्टेज दे रहे हैं, हाई वोल्टेज, वो कितना है, 54 वोल्ट, ठीक है। यानी 54 वोल्ट और 50 डिग्री पर यदि जो मतलब इलेक्ट्रॉन होकर टकरा कर आ रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी यहाँ पे क्या ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, उनका घनत्व ज्यादा है, और इस समय इसमें इलेक्ट्रोमीटर में क्या होगी, धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। तो हमें जो एग्जाम में जो ग्राफ बनाना है, ओनली 54 वोल्ट 50 डिग्री वाला, यानी कि तीक्ष्ण वक्र वाला। इनमें देख लीजिए मैंने यहाँ पे जो वक्र है वो बहुत ही कम माइनर बना रखा, और यहाँ पे जो तीक्ष्ण का इसकी मतलब ये वाला जो एक कोना सा निकला हुआ है, यानी कि यहाँ पर विवर्तन क्या हो रहा है, सर्वाधिक हो रहा है, यानी कि विवर्तन गति वाला यदि हम ग्राफ खींचते हैं उसकी इंटेंसिटी का, तो इस प्रकार से आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे विवर्तन क्या हो रहा है, सर्वाधिक हो रहा है, यहाँ पे विवर्तन क्या हो रहा है, सर्वाधिक हो रहा है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी क्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पे जो फ्रिंज बनेगी वो किस प्रकार से बनेगी, और यहाँ पर बाकी जो कंडीशन है, मान लीजिए ये वाला ग्राफ इसके लिए बना, और बाकी जो कंडीशन है उनके लिए मान लीजिए इस प्रकार से बन रहा है, यानी कि ये थोड़ा नुकीला नहीं है, तीखा नहीं है, तीक्ष्ण नहीं है, तो मतलब विवर्तन क्या है, मतलब अच्छा सा नहीं बन रहा है, विवर्तन प्रतिरूप अच्छा नहीं बन रहा है, और इसके लिए विवर्तन प्रतिरूप क्या बन रहा है, अच्छे से बन रहा है, ढंग से बन रहा है, ठीक है। तो ग्राफ की बात हो गई। इसके बाद हम करते हैं कैलकुलेशन की बात करते हैं। कैलकुलेशन की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होगी। अब यदि हम ये मान लें कि आपके जो किरणपुंज है उसका ये वाला कौन एंगल क्या है, थीटा है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनकी तरंगदैर्घ्य लैम्बडा है, और उनसे जो विवर्तन हो रहा है एनवी कोटि के लिए, तो ब्रेग समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, ब्रेग समीकरण से यानी कैपिटल डी की फॉर्म में लिखूं तो डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्बडा। प्रथम कोटि विवर्तन के लिए प्रथम कोटि विवर्तन के लिए n इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1,
और निकल क्रिस्टल के लिए, निकल क्रिस्टल के लिए जो कैपिटल डी होता है वो कितना होता है 2.15 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे रखे हैं और थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कितना, सबसे ज्यादा तो इंटेंसिटी होती है 50 डिग्री। तो इस वाली इक्वेशन यदि हम मान रखें तो ये हो गया 2.15 एंगस्ट्रॉम इनटू साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू n इज इक्वल टू प्रथम कोटि के लिए ये हो गया लैम्डा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 2.15 इंटू 10⁻⁻10 मीटर और इंटू साइन 50 डिग्री। और यदि इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और यदि लैम्डा की वैल्यू चेक करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, ये आएगी लगभग, लैम्डा की वैल्यू आएगी 1.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। यदि एंगस्ट्रॉम में देखना चाहें तो 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और यही तरंगदैर्ध्य यदि हम डी ब्रोगली परिकल्पना के आधार पर यदि इसको ज्ञात करें तो आंसर कितना आता है वो देखें। ये तो हम क्या कर रहे हैं, प्रायोगिक प्रैक्टिकल के रूप में कर रहे हैं, और सैद्धांतिक यानी थ्योरी के रूप में यदि इसको करना चाहें तो किस प्रकार से, यानी कि डी ब्रोगली परिकल्पना से डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य हम यहाँ पर किसकी बौछार करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की करवा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। यानी कि ये वाली जो एक्सपेरिमेंट की हमने, जो यहाँ पे जो 50 डिग्री एंगल लिया है वो कितने वोल्ट के लिए लिया, 54 वोल्ट और 50 डिग्री वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो वोल्टेज यहाँ पर मेरे पास में कितना आ जाएगा 54। तो इस प्रकार से √v की जगह 54। यदि इसको यदि हम कैलकुलेशन करें इसकी, तो ये वाली वैल्यू आएगी 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये तो आपका कौन सा मान हो गया, सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक मान। और ये आपका जो मान हो गया वो कौन सा हो गया, प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान। ठीक है, अब आपको नीचे क्या लिखना है, स्पष्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक जो तरंगदैर्ध्य जो प्रायोगिक मान है वो सैद्धांतिक मान की क्या है, लगभग बराबर है। अतः डी ब्रोगली परिकल्पना का जो सत्यापन है वो डेविसन जर्मर प्रयोग की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, और इसके दो डेविसन जर्मर प्रयोग के एक दो कुछ उपयोग भी वो भी आप याद रखें। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपको डेविसन जर्मर प्रयोग है वो क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो इसका सीधा आंसर ये है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए, द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए एक प्रायोगिक सत्यापन करते हैं इसके द्वारा। ठीक है, और वैसे द्रव्य तरंगों जो तरंगदैर्ध्य हम ज्ञात करते हैं वो वैसे हम डी ब्रोगली परिकल्पना अनुसार आपके पास में जो लैम्डा के विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले हैं तो उनसे भी हम कर सकते हैं, बट उनको हम प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करें तो हम डेविसन जर्मर प्रयोग की सहायता से हम कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए आपने याद किया, इलेक्ट्रॉन के लिए इस प्रकार से प्रूव कर लिया। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ से प्रोटॉन यहाँ से इस पे डालें, ठीक है, न्यूट्रॉन डालें या एल कार्बन डालें या अलग अलग जो भी हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहें उसके लिए हम दूसरा सेटअप यहाँ पे यूज कर लेंगे। हमने ओनली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थापन किया है। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उस वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। और ये जो वाला जो चैप्टर है उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एग्जाम में अवश्य आते हैं, यानी कि 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आसानी से पूछ लिए जाते हैं और कंपटीशन लेवल में भी ये वाला चैप्टर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।